गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का पवन की इतिहास की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आपके इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। आप लोग लगातार मुझे सब्सक्राइब करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बनाता रहूं। लेकिन आज की ये वीडियो जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके सेकंड टर्म के एग्जाम शुरू हो गए हैं और मैं चाहता हूं आपको सेकंड टर्म में किस तरह का पेपर आएगा उस संदर्भ में हम बात करें इस वीडियो में, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम मॉडल क्वेश्चन पेपर पहला जो है वो की बात करने वाला हूं, जिसमें संदर्भित होगा कि कौन से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा और उनका जवाब आपने कितने शब्दों में किस तरह से देने हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद भी कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं पहले मॉडल क्वेश्चन पेपर की, और ये 3 घंटे का समय रहेगा, 50 नंबर का क्वेश्चन होगा। बहुत बहुत सफिशिएंट टाइम है, तो इसलिए आप बड़े आराम से दीजिए, अच्छे से दीजिए, सुंदर तरीके से, अच्छी राइटिंग के साथ। हेडिंग को अच्छे मोटे अक्षरों में दीजिए, प्रश्नों को भी मोटे अक्षर में कीजिए, और प्रश्न के बीच में जो कोई डेट्स आती, इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, उनको जरूर अंडरलाइन कीजिएगा। इससे क्या होता है, आपके अच्छे नंबर जो वो आते हैं। चलिए पहला सेक्शन ए, 5 सेक्शन है, तो सेक्शन ए में सबसे पहले बात करते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला आता है 10 नंबर का पहला पार्ट, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये रहा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आएगा, दूसरा पार्ट जो आएगा, उसमें केवल फिल इन द ब्लैंक्स होगा। तो हम बात करें पार्ट 1 की सेक्शन ए। पहला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, आपको बताना होगा। बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब। सही उत्तर है नसीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, पूरा नाम था इनका। और 1526, 21 अप्रैल 1526 पानीपत का पहला युद्ध किसके खिलाफ, दिल्ली के सल्तनत अंतिम शासक लोधी के साथ जो है इब्राहिम लोधी को हराते हैं, और इस प्रकार से नींव रखी जाती है। तो बाबर नाम इनका था। फिर दूसरा आता है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था, और वो थे अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर। जहां से पतन शुरू होता है तो वो था औरंगजेब। 1707 ईस्वी में इन्होंने शासन किया, 1558 से लेकर 1707 ईस्वी में, और इस प्रकार से अंतिम शक्तिशाली जो शासक थे, उसके बाद जो है पतन की तरफ जो है वो जो मुगल साम्राज्य चला जाता है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर पूछा जाए, यहां से हटा दिया जाए शक्तिशाली, तो अंतिम शासक कौन हुआ, बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका जरूर आप ख्याल रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या 1882, 1892, 1852 और 1872। सही उत्तर 1872 ईस्वी में पहला प्रयास जो है वो किया गया था, और उस समय जो लॉर्ड मियो जो है गवर्नर जनरल थे। लेकिन अगर मैं बात करूं 10 की, जो 10 वर्षों में जो जनगणना की जाती है, उसका प्रयास सर्वप्रथम जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में किया गया था। याद रखना 1881 से जो है फिर हर 10 साल के बाद जो जनगणना की जाती है, जो आज भी विद्यमान है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर 1872 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, मतलब पहली जो जनगणना करवाई गई थी। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली, 1857, 55, 53 या 64। सही उत्तर 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, याद रखना। और मुंबई से थाना पहली जो है वो रेल थी। और एक और खास बात है इसमें कि 400 लोग इसमें सवार थे, 34 किलोमीटर का ये सफ़र था। और बड़ी बात है कि ये छोटी गेज नहीं थी, ये ब्रॉड गेज थी। बड़ा जो है वो इसका एरिया था, चौड़ाई बड़ी थी, ब्रॉड गेज, बड़ी बात है। तो ये पहली रेल। फिर आता है 5वां क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, अंबाला, दिल्ली, ग्वालियर या मेरठ। सही उत्तर है मेरठ, दिल्ली के पास है मेरठ, और यहाँ से। लेकिन अगर आपको मैंने आपके किताब में जो है जो पहले वीडियो भेजी उसमें कहा था कि आरंभ कहाँ होता है, एक तरह से 29 फरवरी 1857 ईस्वी को जो है ये प्रारंभ होता है। कहाँ से, बैरकपुर, मंगल पांडे, याद होगा, तो वहाँ से प्रारंभ होता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन ही नहीं है बैरकपुर, तो आप बोलेंगे मेरठ, क्योंकि उस समय उसके पश्चात जो है 10 मई 1857 को मेरठ में लगभग 2000 सैनिक जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाते हैं, और वो दिल्ली पहुँचते हैं, और इस प्रकार से ये आंदोलन जो है आरंभ हो जाता है। फिर लगातार रहता है, लेकिन इससे पहले गैप नहीं रहता है। लेकिन अगर बैरकपुर की बात करें, उसके बाद काफ़ी 2-3 महीने के पश्चात ये आरंभ होता है, तो इसलिए जो है मेरठ को पहला माना जाता है। अगर आपका मेरठ नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा, अभी बोला मैंने बैरकपुर, तो आप बैरकपुर ऑप्शन जो है वो दे पाएंगे। क्लियर है। फिर आता है छठा, ये रहा, लेफ्ट की नीति किसने शुरू की थी, लॉर्ड डलहौजी। याद रखना, बहुत सारी नीतियाँ के द्वारा जो है लॉर्ड डलहौजी ने, सबसे साम्राज्यवादी की बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी ही साम्राज्यवादी में सबसे ज़्यादा भारतीय साम्राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में लाया था, लॉर्ड डलहौजी का ही काम था। जिसमें लेफ्ट का सिद्धांत क्या था कि गोद लिए पुत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा, और उस साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी सही उत्तर है। और इसमें लक्ष्मीबाई जो है का नाम आता है, झांसी का नाम आता है, तो
इसी लैप्स नीति के अनुसार उसे हड़प लिया गया था। इस नीति का नाम हड़प नीति भी कहा जाता है, याद रखना। आगे जाता है 7वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? असहयोग आंदोलन पहला बड़ा आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1921 में, 1921 फरवरी 1921, दिसंबर 1921 या फरवरी 1922। सही उत्तर है फरवरी 1922 ईस्वी में। चोरा चोरी याद होगा आपको, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का वो जिला जहां पर जो है यह घटना घटी थी। जो है किसान आंदोलन वहां पर चल रहा था, लोग इकट्ठे थे और यहाँ पर जो है किसानों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है पुलिस के द्वारा। और पुलिस क्या करती है, विपरीत परिस्थितियों में जो है थाने को आग लगा देती है, उसमें 22 जो पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। और इस घटना को सुनकर जो है महात्मा गांधी अपने आंदोलन को वापस ले लेते हैं। 8वां क्वेश्चन ये रहा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942, 1945, 46 और 1943। क्विट इंडिया मूवमेंट अंतिम महात्मा गांधी द्वारा बड़ा आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था? 1942 ईस्वी में, याद रखना 1942। और अगर हम सही डेट की बात करें तो वो था कब? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। और इसलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा वो था डू एंड डाई, करो और मरो। फिर 9वां प्रश्न, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का 1946 में जिसे जो बनाया गया था, संविधान बनाने के लिए जो है वो लोगों को चुना गया था। और ये लगभग जो संख्या थी वो 389 थी। तो भाई इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन इनसे पहले जो है अस्थायी अध्यक्ष भी बनाए गए थे, उनकी चर्चा भी जरूर होनी चाहिए। वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखना सच्चिदानंद सिन्हा। 10वां क्वेश्चन ये रहा, भारत का संविधान कब लागू किया? इन्होंने जो संविधान तैयार किया, जिस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, इस संविधान को कब जो है वो लागू किया गया? 26 जनवरी 1946, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1930 और 15 अगस्त 1947। सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको जो है लागू किया गया था, जब ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है वो तैयार हो चुका था। अब आता है अगला दूसरा पार्ट, एक नंबर का क्वेश्चन का ये जो फिल इन द ब्लैंक्स जो रहेगा। बाबर का उत्तराधिकारी, याद होगा अभी मैंने बताया था, पहले प्रारंभ भी वहीं से हुआ था। तो उनके बाबर का जो उत्तराधिकारी वो है हुमायूं। सही उत्तर है हुमायूं। कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह की बात हो रही है। कानपुर में किसने किया था? बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र जिनका नाम था नाना साहिब। सही है। सिविल लाइंस की स्थापना किसके लिए की गई थी? क्या काले व्यक्ति जो हिंदुस्तानी कहलाते थे या फिर जो गोरे लोग जो अंग्रेज होते थे उनके लिए? तो सही उत्तर है गोरों के लिए ये बनाई जाती थी सिविल लाइन, जहां पर केवल गोरे लोग ही रह सकते थे। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, लेकिन बताना है कौन से सन में ये हुआ था? तो सही उत्तर है 1932 में। और 26 सितंबर 1932 आप लिखेंगे 1932 ईस्वी। 15 क्वेश्चन, संविधान सभा ने सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? अभी मैंने बताया था, और वो थी 389 जो है वो कुल संख्या थी। अब आता है सेक्शन बी, और सेक्शन बी में बहुत इजी है, बहुत आसान है। पैराग्राफ दिया होगा वहीं से आपने उत्तर लिखने हैं, लेकिन ख्याल रखना है उत्तरों जो प्रश्न है उनके हिसाब से आपने उत्तर लिखना है। ऐसा नहीं कि छांटे और वही आपने यहाँ पर लिख दिया। जैसे प्रश्न पूछा, जैसे पहला प्रश्न है प्लासी की लड़ाई कब और किन के मध्य हुई? तो सही उत्तर क्या है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराज, बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके बीच में हुई। कब हुई? 1757। तो प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुई, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित होते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपना शासन स्थापित करती है। तो ख आता है फोर्ट विलियम की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए थे? ये एक किला था जिसे अंग्रेजों ने कलकत्ता में बनाया था। तो इसकी सुरक्षा के लिए क्या किया गया था? अगर आप पढ़ेंगे तो क्या था भी कि किले के इर्द गिर्द एक विशाल जगह जो खाली छोड़ दी गई थी, और इसलिए छोड़ी गई थी कि यदि कोई दुश्मन इस किले का आक्रमण करता तो दूर से नजर आता और किले पर उस पर गोलीबारी करके जो है इससे भारी क्षति पहुंच जाती है, उसको खत्म किया जाता है ना। नजर आता है और उसको क्षति पहुंचाना, गोलीबारी से जो है उसको खत्म करना, इसलिए जो है ये व्यवस्था की गई थी खाली जगह छोड़ने की। तो ये दूसरे का आंसर। तीसरा है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 नंबर एक लाइन में ही उत्तर देना है। कहाँ है? फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है। कलकत्ता, पश्चिमी बंगाल, आप विदिन ब्रैकेट कर सकते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, सेक्शन नंबर सी। ये 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन आपके आएंगे इस पार्ट में, सी पार्ट में, लेकिन करने कितने हैं? 3 ही करने हैं। तो 3-3 9 अंक जो है इसके रहेंगे। हल्दी घाटी की लड़ाई का वर्णन कीजिए। ये जो लड़ाई हुई थी ये महाराणा प्रताप और अकबर द्वारा भेजे गए
या नेतृत्व जिसने किया था वो था राजा मान सिंह। राजा मान सिंह जो आमेर के शासक थे, लेकिन वो अधीन थे किसके? अकबर के। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे शासकों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, या लड़ाई के द्वारा या फिर अपनी बेटी की शादी करवा के, ऐसा जो है वो हुआ था उस समय। तो राजा मान सिंह को जो है दिया गया कार्य कि वो जो है हल्दी घाटी के लिए रवाना हो। किसके साथ युद्ध करें? महाराणा प्रताप जो कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के साथ। राजस्थान जो मेवाड़ पड़ता है, बहुत सुंदर जगह, कभी जाए तो उनके साथ जो है युद्ध करने के लिए राजा, मतलब एक राजपूत को दूसरे राजपूत के विरुद्ध भेजा जाता है। और इस प्रकार से 18 जून 1576 ईस्वी को यह युद्ध जो है लड़ा जाता है हल्दी घाटी जगह के ऊपर। और इसमें जो है अंततः हार जाते हैं महाराणा प्रताप, लेकिन वो उनके हाथ में नहीं आते हैं। और अंततः जब तक वो जीवित रहते हैं 1597 ईस्वी तक, तब तक वो अपना संघर्ष जारी रखते हैं मुगलों के विरुद्ध, और बहुत सारी जगहों को वो फिर से जो विजिट कर लेते हैं। ये है पूरा हल्दी घाटी की लड़ाई का वर्णन। 3 नंबर के लिए ये काफ़ी है। फिर आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो बाग हत्याकांड जो मैं कहता हूँ किसी पवित्र स्थान, किसी भी धर्म के लोगों के लिए एक पवित्र जगह से कम नहीं है। 13 अप्रैल 1919 की यह घटना थी। 13 अप्रैल ये बैसाखी का वो दिन था जब उस समय जो है संघर्ष चल रहा था आज़ादी का। तो पंजाब में भी ये संघर्ष था। तो पंजाब के जो प्रसिद्ध नेता थे, नेता डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू, इनको सरकार ने बंदी बना लिया था। ठीक है, तो इससे लोग नाखुश थे। तो इसलिए भी जब 13 अप्रैल 1919 को लोग इकट्ठे हुए, क्या था? ये एक मेला था। और कहाँ हो रहा था ये जलियांवाला बाग। कभी जाए अमृतसर में आप, जो गुरुद्वारा साहिब उसके साथ ही सबसे पहले जो है वो जलियांवाला बाग आ जाता है। तो वहाँ वो इकट्ठे हुए। बैसाख का समय था, बैसाखी का समय था। और इसमें इस बात से ही पता लग जाता है कि ये अंग्रेजों के विरुद्ध अगर कोई षड्यंत्र होता तो इसमें केवल, या कोई कार्रवाई करने का होता तो इसमें केवल नौजवान लोग आते या पुरुष लोग ही आते। लेकिन इसमें बच्चे भी शामिल थे, बूढ़े भी शामिल थे, औरतें भी शामिल थे। इसका मतलब ये लोग कैसे थे? बड़े शांत प्रिय लोग थे, और इन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो जनरल डायर यहाँ पर आते हैं और बिना चेतावनी के गोली चला देते हैं। लगभग 150 सैनिक लेकर आते हैं और उस जगह से, जहाँ से बाहर निकलने की जगह, वहीं से गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। लोग भागते हैं, इधर उधर चीखें मचती हैं, बच्चे नीचे आ जाते हैं, स्त्रियां जो है वो भागकर जो कुओं में जो है शरण लेती हैं, मर जाती हैं। तो इस प्रकार से एक सरकारी आंकड़े के अनुसार जो लगभग 400 लोग मारे जाते हैं और 1200 घायल होते हैं। लेकिन ये सही आंकड़ा नहीं था, इसमें हजारों लोग जो है वो मारे जाते हैं। तो सोचिए, हजारों लोगों की लाशें पड़ी थी कहाँ पर? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और उसी से प्रेरित होकर बहुत सारे जो है वो लोग आगे आए इस देश की आज़ादी के लिए, जिसमें भगत सिंह लोग भी शामिल थे। बड़ी बात है। तब मैं कहता हूँ ये पवित्र जगह हमारे लिए सबसे बड़ी पवित्र जगह, इससे कोई और पवित्र जगह नहीं हो सकती। अगर आप कभी बड़े हों तो जाइएगा और ज़रूर नतमस्तक होइएगा इस जगह के ऊपर। बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं, बहुत अच्छी जगह है। आपको एहसास होगा कि सचमुच हमारे लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी, जो आज़ादी हम लेकर जी रहे हैं। फिर 1900 आता है संविधान की 3 विशेषताएं आपको बतानी है। वो संविधान जिसे जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है वो बना दिया गया था और लागू किया गया 50 में। तो वो संविधान की विशेषता, 3 विशेषताएं आपको बतानी है। जैसे पहली विशेषता, लिखित और विशाल संविधान। लिखित और विशाल संविधान, एक तो लिखित है, हाथों से लिखा गया है, और दूसरा क्या है? ये विस्तृत है हर देशों में। दुनिया के सभी देशों का सबसे बड़ा जो है संविधान है, होगा भी क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, तो सबसे बड़ा विशाल संविधान भी। दूसरा है मौलिक अधिकार और कर्तव्य। संविधान में सभी लोगों को बिना कोई जन्म, बिना कोई धर्म, बिना कोई जाति के मौलिक अधिकार जो प्राप्त है, और कर्तव्य 6 मौलिक अधिकार है और 11 जो कर्तव्य उसमें दिए गए हैं। तीसरा है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। संविधान ने राज्यों को अपने नीति बनाने के लिए भी निर्देश दिए हैं, जिन्हें कहा जाता है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। ये तीसरी। बहुत सारी विशेषताएं, कोई 3 विशेषताएं आपने लिखनी है और पूरे नंबर आपके मिलेंगे। फिर आता है चौथा, मौलिक अधिकारों के नाम आपने लिखने हैं, तो नाम लिखने पर भी 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ मैं याद दिला दूं, पहले 7 हुआ करते थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी जो है शामिल था, लेकिन 44वें संशोधन के अनुसार इसे जो है हटा लिया गया था। तो ये आपने जरूर याद रखना है। फिर आता है बड़े क्वेश्चनों की बात। अगला जो क्वेश्चन आता है, या अगला जो सेक्शन आता है, वो है डी सेक्शन। इसमें 3 प्रश्न रहेंगे और 3 में से आपको कोई 2 प्रश्न करने होंगे, और हर प्रश्न का जो उत्तर आप सही देंगे तो 8 नंबर आपको मिलने वाले हैं। 8 दूने 16 नंबर का रहेगा। और ये अब यहाँ पे जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छा दिमाग रखते हैं, वो अगर उसको करते हैं तो आपके पूरे मार्क्स वो आते हैं। देखिए कैसे करना है।
8 कम से कम पॉइंट आपके पास होने ही चाहिए, हेडिंग आपके होने चाहिए, क्योंकि हेडिंग वाइज हो गए क्वेश्चन, ऐसे पैराग्राफ वाइज नहीं हो गए, ये इसमें हेडिंग रहेंगे। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे, उनका वर्णन करना है कारणों का। तो एक एक करके मैं समझाता हूँ। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बता देगा, लेकिन फिर चाहता हूं कि वो आपको फिर से, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये प्रश्न आपके किसी न किसी सीरीज में आ जाए फिर। तो 1526 ईस्वी में जिसकी जो है नींव रखी थी बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में, उसके पश्चात उसके जो अंतिम शक्तिशाली शासक था औरंगजेब, औरंगजेब के पश्चात जो जितने भी शासक आते हैं वो अयोग्य साबित होते हैं उनके पश्चात। जैसे कि जहांदार शाह आते हैं, वो बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से अयोग्य शासक आते हैं और इस साम्राज्य का पतन होने लगता है। तो इसके पीछे कारण क्या है, एक एक करके। पहले 2 तरह के कारण है। एक वो कारण जिसके लिए औरंगजेब उत्तरदायी था, जिसमें 8 पॉइंट आते हैं, और कुछ एक कारण जिसके लिए औरंगजेब उत्तरदायी नहीं था, उसके आगे के कारण आते हैं। तो अगर आपसे कुछ प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि आपका मुगल साम्राज्य के पतन के कारण के लिए औरंगजेब कहां पर उत्तरदायी था, तो आपने जो 8 जो पॉइंट आएंगे पहले, उनको आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है औरंगजेब की अति केंद्रीकरण की नीति। अति केंद्रीकरण की नीति मतलब देखिए, राजा जो है निरंकुश शासक था। निरंकुश का मतलब जो वो कहता था वो कानून होता था। लेकिन ऐसा शासक जो छोटे छोटे कार्यों को भी खुद देखता हो, मंत्रियों पर विश्वास न करता हो, उनके कार्यों में भी हस्तक्षेप करता हो, तो उसे कहेंगे अति केंद्रीकरण की नीति। वो काम कभी भी अच्छे से नहीं होगा। उससे कहेगा प्रशासनिक कार्य जो है अपनी क्षमता नष्ट हो जाती है, उससे खत्म हो जाती है, लोगों का अच्छा शासन नहीं मिलता और इस प्रकार से उसका पतन हो जाता है। अच्छा शासन हो तो लोग साथ देते हैं और वो विशाल साम्राज्य स्थापित होता है। अच्छा सुदृढ़ शासन जो लंबे समय तक जो है वो चलता है। तो ये वैसा ही था। क्या हुआ, अति केंद्रीकरण के कारण जो इसका पतन। दूसरा, औरंगजेब की धार्मिक नीति। बहुत अकबर ने जिस 1564 ईस्वी में जिस कर को धार्मिक तौर पर जिन करों को लगाया गया, जिसमें जजिया कर था या धार्मिकता कर था, उसे पुनः स्थापित किया गया 1679 में जो है औरंगजेब ने फिर से लगा दिया। मतलब हिंदुओं के प्रति उसने जो नीति थी, जो सही नीति थी, अकबर ने जिसे स्थापित किया था मित्रता की नीति, उसे बदलकर क्या किया, शत्रुता की नीति को अपनाया। उनके मंदिरों को तोड़ा, उनके धार्मिक रीति रिवाजों को पाबंदियां लगा दी, या इस किसी भी, चाहिए हिंदुओं की प्रति नहीं, मराठों की बात करें, सिखों की बात करें, सभी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार, इसके कारण भी पतन हुआ। तीसरा हुआ कि राजपूतों से दुर्व्यवहार। राजपूत जिनको अकबर ने दोस्त बनाया था अपने कार्यों के द्वारा, चाहे वो विवाह करके या उनको उच्च पद देकर, तो किसी भी तरह से जिनको मित्र बनाया, उनके बलबूते पर उसने बड़ा साम्राज्य, सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया। उसी ही तरह अब उसने अकबर ने क्या किया, अकबर ने, औरंगजेब ने क्या किया, उसके विरुद्ध चलते हुए अगर बात करें कि क्या किया उसने, जैसे कि जसवंत सिंह जब जो है अंतिम जो बड़े उस समय शासक थे, राजपूत शासक, जब वो मर जाते थे, उनकी जो पत्नी थे उनको अपने हरम में ले जाते हैं, तो ये बड़ा गलत काम था। हरम में किसको ले जाता, तो जो उनकी रानियां होती थी जहां पर, तो उसको रानी बनाने का प्रयास किया गया। उनके जो बेटे थे अजीत सिंह, उनको जो है वो मुसलमान बनने का प्रयास, इससे क्या हुआ, या फिर मंदिर तोड़े गए या कोई दुर्व्यवहार किया गया। तो इस प्रकार से इनके कारण भी जो है राजपूत जो नाराज हो गए और वो उनके शत्रु बन गया। चौथा था मराठों से दुर्व्यवहार। मराठों के साथ, मराठा जो शिवाजी के साथ घोर अपमान करते हैं, उनको जो कैद कर लिया जाता है, फिर वो छूट जाते हैं। उसके बाद उनके जो बेटे आते हैं साहू, उनको जो है बड़ी बड़ी बेरहमी से उनको मारा जाता है। तो मराठे भी उनके जो है वो क्या बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। ये भी कारण हुआ। पांचवा, सिखों के साथ दुर्व्यवहार। 11वें जो गुरु थे, याद रखना, 11वें गुरु 1675 ईस्वी में उनके गुरु तेग बहादुर जी को जो दिल्ली में शहीद कर दिया गया और उनका सर जो है वो काट कर रखा गया, लटका कर रखा गया। लेकिन उनके जो बेटे आते हैं, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु जो आते हैं, वो इस चीज़ को भूलते नहीं हैं और वो क्या करते हैं, खालसा पंथ की नींव रखते हैं। एक ऐसे वीर सैनिकों को बनाते हैं जिनको खालसा कहा जाता था। और इस प्रकार से ये जो खालसा होते हैं, यही जो है, ये जाति जो है आगे जो है मुगलों के साथ लड़ती है और इस प्रकार से मुगलों को अंत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। तो ये भी कारण बना। छठा है औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब दक्षिण की बात करें, 25 वर्षों तक राजधानी को छोड़कर 25 वर्षों तक दक्षिण में ही चले गए। किसके लिए, जैसे कि गोलकुंडा या बीजापुर रियासतें हैं, उनको मिलाने के लिए, मराठों से जो है, मराठों के जो जितने क्षेत्र थे उनको प्राप्त करने के लिए। तो भाई ये 25 वर्ष तक चले जाना दक्षिण में, ये भी इसके लिए जो है घातक सिद्ध हुए। सातवां, औरंगजेब का संदेशशील स्वभाव, जिसकी बात हो चुकी है कि शहजादे जो अपने बच्चे थे उनको भी विश्वास नहीं था। भाई बच्चे क्यों नहीं होगा, ऐसा बच्चा जिसने अपने बाप शाहजहां को भी जो है कैद कर लिया था, याद होगा
उसे कैद कर लिया गया था आगरा के किले में, और वहीं बहुत बेदर्दी से उनकी मौत हो जाती है। तो उसे मालूम था कि उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसा करने वाले, इसलिए उनका शहजादों को उसने कभी पास नहीं आने दिया, अच्छी एजुकेशन नहीं दिया, अच्छे सैनिक नहीं बनाया, तो उससे वो कैसे बन पाएंगे अच्छे उत्तराधिकारी। तो ये भी कारण बना पतन का कारण। 8वां है विशाल साम्राज्य, कि साम्राज्य छोटा होता, क्योंकि औरंगजेब इतने योग्य नहीं था, लेकिन उसने अकबर से भी बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया, और ये भी कारण बना। छोटा राज्य होता तो शायद वो लंबे समय तक ले चलता, लेकिन बड़ा साम्राज्य था, और बड़े साम्राज्य के लिए बड़े जो लोग हैं, जो अच्छी समझ बूझ वाले, वो नहीं थे। फिर आता है अन्य कारण, ये हो गया जिसके लिए औरंगजेब उत्तरदायी था। बता, जिसके लिए औरंगजेब उत्तरदायी था, उत्तराधिकार के नियम कानून होना बहुत ईजी है, कि ऐसा कोई नियम नहीं था कि शाहजहां की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात कौन बड़ा बेटा जो है राजगद्दी पे बैठेगा या छोटा बढ़ेगा। इसका एक उदाहरण है कि जब औरंगजेब नहीं, उनके जो बाप थे शाहजहां, जब की मृत्यु होती है, तो शाहजहां के जो बच्चे हैं उनमें औरंगजेब भी हैं, और उनके जो है 3 भाई दारा सूजा और मुराद भी होते हैं। तो इन चारों में जो है वो लड़ाई शुरू हो जाती है, और लड़ाई होने के बाद जो है क्या हो जाता है, लड़ाई खत्म होती है और औरंगजेब जो है वो राजगद्दी पर बैठते हैं। तो उसमें क्या हुआ, जन धन और बहुत सारा जो है वो हानि होती है, किसको, अपने ही राज्य को क्षति होती है। तो वो भी जो है पतन का कारण बना। फिर 10वां आता है औरंगजेब के दुर्बल उत्तराधिकारी। ये बार बार जो है बताने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ अगर बात करूंगा तो जहांदर शाह, औरंगजेब के बाद उनके बेटे कौन बनते हैं, जहांदर शाह, जिन्हें लंपट मूर्ख कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम, इनको शाह बेखबर कहा जाता था, खबर ही नहीं है क्या हो रहा है। जहांदार शाह की हम बात करें तो क्या है, जहांदार शाह की जिसे औरंगजेब के उत्तराधिकारी की बात करें, ये वैश्य पर ही लट्टू हो जाते हैं, एक वैश्य के ऊपर लट्टू हो जाते हैं, और उसके रिश्तेदारों को ही उच्च पदों पर, अयोग्य लोगों को उच्च पदों पर रख दिया, तो क्या होगा, उसका विनाश ही होगा ना। मोहम्मद शाह इतना अयास शासक था कि प्रजा उससे रंगीला के नाम से जो है जाना जाता था। तो ऐसे जो है उत्तराधिकारी बने, उस कारण जो है वो पतन हुआ। 11वां मुगल अमीर, अमीर जो शासन चलाने में राजा की या मंत्रियों की हेल्प करते हैं, जैसे आज भी मंत्रियों की आईएएस पद के जो लोग होते हैं वो उनका हेल्प करते हैं, तभी शासन चलता है। तो वो भी कैसे हो गए थे, वो भी भोग विलासी हो गए थे, पैसे की कमी, धन की कमी नहीं थी, और ये क्या करते थे, अपने राजा के विरुद्ध भी जो है वो विद्रोह करते थे, या फिर विदेशी आक्रमणकारियों को जो है वो बुलाते थे उनके विरुद्ध। तो इस प्रकार से ये भी कारण बना। फिर 12वां था मुगल सेना की दुर्बलता, कि दुर्बल हो गए, अलग अलग जो सेनाएं थी वो राजा की सेना बनती थी। जैसे कि मुगल, मान लीजिए औरंगजेब की सेना क्या होगी, अलग अलग राज्यों में जो स्थापित साम्राज्य है, वहाँ के जो शासक ही होते हैं छोटे, जैसे मान लीजिए भारतवर्ष है, भारतवर्ष को 28 राज्यों में विभाजित किया गया है। तो अब तो 27 रहे, तो इन के जो सीएम है, ये मान के चलिए, तो उनके पास अपनी सेनाएं होती थी, और उन सेना को ही इकट्ठा किया जाता था, और वो मुगल सेना बनती थी। तो जिस सीएम, मान लो हिमाचल के सीएम ने जो सेना बनाई है, वो किसके वफादार होंगे, जिन्होंने इसको मनोनीत किया था, जिन्होंने उसको स्थापित किया, जिन्होंने उनको चुना था, तो वो उनके ही वफादार रहते थे, ना कि उस राजा के वफादार होते। इसलिए उसमें एक तो वफादारी की कमी होती थी, और दूसरी का उनकी एकता का अभाव होता था, क्योंकि वो अपने अपने प्रदेशों में लड़ने वाली सेना होती थी। तो वो उनमें जब वो दूसरी इकट्ठे हो जाते, हर राज्य की सेना इकट्ठी होती, तो इकट्ठे मिलकर जो है वो नहीं लड़ पाते। तो इस प्रकार से ये 2 चीजें ना होने के कारण जो मुगल सेना थी वो दुर्बल हो गई थी। जैसे कि समय पर जो अकबर थे, वो अपनी सेना को समय पर क्या करते थे, उनको नए तरीके भी बताते। तो वैसे ही जो है वो आने वाले जो शासक थे वो इतने लंपट थे, इतने मूर्ख थे, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, तो सीमाओं के बारे में नहीं सोचा, तो और ना ही उनकी वीरता के बारे में सोचा, या उनको जो है फिर से निरीक्षण दिया जाना, प्रशिक्षण दिया जाना, वो कभी नहीं सोचा। तो इस प्रकार से एक और इसका उदाहरण आता है कि जब कभी भी लड़ाई लड़ते थे इनके शासनकाल में, तो क्या होता था, बहुत सारी दासियां और वैश्याएं भी साथ चली जाती थी। तो इस प्रकार से ये विलासी अधिक थे और वीर जो है कम थे, सैनिक। तो इस प्रकार से ये 12वां कारण था। फिर आता 13वां आर्थिक दुर्बलता, कि जितना भी जो पैसा धन था, बहुत सारे शासक हुए जिन्होंने इसको व्यर्थ गवाया। जैसे कि जहांगीर की बात करें, शाहजहां की बात करें, यहाँ पर राजकीय जो कोष था वो खाली होना शुरू हो गया था। कैसे, युद्धों में बहुत सारे युद्ध किए, रंगरलियों में या भवन बनाने में शाहजहां ने बहुत सारे भवन बनाए, जिसमें जो है नाम आता है यादों का शाहजहां। दिल्ली में लाल किले की बात है, और आगरा में ताजमहल की बात आती है। तो बहुत सारा पैसा बहा दिया गया, और पैसा होगा तभी साम्राज्य जो है सुदृढ़ रहेगा।
औरंगजेब आता तो दक्षिण के अभियानों में ही पैसा उसने खाली कर दिया, तो इस प्रकार से ये भी कारण बना। 14वां है विदेशी आक्रमण। नादिर शाह को याद रखना, और आपने अहमद शाह को, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मुगल सम्राट उसमें मोहम्मद शाह थे, दिल्ली को खूब लूटा था, 70 करोड़ रुपया ले गया अपने साथ, ठीक है। इसके पश्चात जो उनके पश्चात अहमद शाह अब्दाली आता है, 1747 से 68 में 8 बार भारत पर आक्रमण किया और बहुत सारा धन यहाँ से ले गया। तो धन ले जाना मतलब उस शासक, उस जगह का जो शासक है उसको खत्म करना या उसके शासन का अंत करना होता था। 15वां है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति का उत्थान। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे अधिकार दिया गया था ब्रिटेन के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा भारत के साथ जो है व्यापार करने का, वो कंपनी स्थापित की गई 1600 ईस्वी में, और अपने प्रयास जारी रखा। और भारतवर्ष में वो कब प्रयास वो सफल होते हैं, उस समय जो भारतवर्ष में मुगल के जो जहांगीर जो है शासक होते हैं, यहाँ जो है पहले क्या करते हैं, अपनी एक जहाँ से व्यापार किया जा सकता है, एक छोटी सी जो है वो कंपनी स्थापित करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके यही कंपनी क्या हो जाती है, साम्राज्य को, याद होगा आपको प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में होता है, फिर बक्सर का 1764 ईस्वी में, और बंगाल के शासक बन जाता है, और यहीं से उनका प्रारंभ हो जाता है, और यहीं अंत भी हो जाता है। किसका हम बात कर रहे हैं, किसका अंत कर रहे हैं हम, मुगलों का। तो मुगलों का अंत यहीं पर, अगर आपको होगा, अंतिम जो शासक थे 1858 ईस्वी में जो है वो बहादुर शाह जफर को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो ये हुआ इनका अंत, पतन कैसे हुआ उसके संदर्भ में। अब आता अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के बारे में आपने बताना कि उनका योगदान क्या था, तो उस संदर्भ में आप जो है इस तरह से बता सकते हैं। इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। राजनीतिक, जब उनका जो है भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में वो आते हैं 1915 ईस्वी में, और 1915 से पहले वो दक्षिणी अफ्रीका में अपना जो पहला अभियान चलाते हैं। जब उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है तो उनको लगता है कि यहाँ पर जो भारतीयों के साथ मेरे साथ जो अत्याचार हुए और यहाँ भारतीयों के साथ जो अत्याचार है उसके लिए कुछ किया जाए। तो इस प्रकार से सत्याग्रह आंदोलन वहाँ पर शुरू करते हैं अफ्रीका से। फिर वो भारतवर्ष आते हैं 1915 ईस्वी में, और यहाँ पर भी वो अपना जो है प्रारंभ करते हैं भारतवर्ष की आज़ादी के लिए। बहुत तरह से जो लड़ते हैं अलग अलग तरह से। अगर आपको याद होगा उनके जो प्रारंभिक कार्य, अगर आप चर्चा कर रहे हैं उनका जो प्रारंभिक कार्य है, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह था 1917 ईस्वी में, अहमदाबाद की मील हड़ताल थी, उसके बाद खेड़ा किसान संघर्ष था, ये सारी चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं। तो क्या क्या उन्होंने किया। फिर असहयोग आंदोलन उसके बाद 1920 में उन्होंने शुरू किया। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया 1942 ईस्वी में। ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके आप डालेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी का योगदान क्या रहा, वो सारी चीज़ें आपने डाल दी हैं, और इस प्रकार से आंसर कंप्लीट होता है। तीसरा क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी जल्दी हम जिसकी चर्चा करेंगे। बहुत सारे कारण जो है इसके लिए उत्तरदायी थे, जिनमें सबसे बड़ा कारण था कि उसमें परिस्थितियां ऐसी थी कि भारतवर्ष में 6 और 1 अनुपात था भारतीयों का, भारतीयों और अंग्रेजी सैनिकों का 6 जो है भारतीय था और 1 जो है क्या था, अंग्रेज था। क्रीमिया में जो है युद्ध चल रहे थे और अंग्रेज वहाँ पर जो है वो बिजी थे। तो इसलिए जो है लगा कि यहाँ पर अगर क्रांति होती, हम आज़ाद हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए, लेकिन ये कारण जो हम असफल रहे थे, इसके पीछे कारण क्या था। पहला आता है विद्रोह निश्चित समय से पूर्व शुरू हो गया था। नाना साहब ने, याद होगा, 31 मई 1857 इसका दिन निश्चित किया था कि पूरे भारत में एक बड़ी क्रांति हम करेंगे और भारत को आज़ाद करेंगे। लेकिन क्या हुआ, बैरकपुर में 29 मार्च 1857 ईस्वी को और मेरठ में 10 मई 1857 ईस्वी को ये सैनिकों के द्वारा ये जो विद्रोह था ये शुरू कर दिया गया। समय से पहले ही शुरू हो गया, ये पहला कारण बना। अगर ये एक साथ एक समय में शुरू होता तो शायद हम सफल होते आज़ादी के। दूसरा था बगावत सारे भारत में न फैल सकी। केवल अगर बात करें ये पूरे भारत में ना फैल सकी, बहुत सारे राज्य ऐसे थे जो इन्होंने भाग नहीं लिया, जिनमें नाम आता पंजाब, बिहार, बड़ौदा, बंगाल और दक्षिण राज्य जो है इससे अछूता रहा। तो इस कारण भी ये असफल रहा। तीसरा, संयुक्त उद्देश्य की कमी। जो भी लड़े उनमें उद्देश्य एक नहीं था। अगर हम बात करते हैं नाना साहिब की बात करें तो वो पेशवा की जो पदवी थी उसको प्राप्त करने के लिए, झांसी की रानी अपने स्वतंत्रता के लिए, अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए। तो इस प्रकार सभी के अपने अपने जो है वो हित थे, एक उद्देश्य नहीं था, ये भी कारण बना। चौथा आता है साधनों का अभाव, कि जो विद्रोही थे उनके पास साधन का अभाव। उनके पास अगर शस्त्रों की बात करें, पुराने शस्त्र थे, तलवार लेकर वो चल रहे थे, जबकि जो अंग्रेजों के पास क्या था, उनके विरुद्ध जो है गन्ने थी, बंदूकें थी। तो साधन भी जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। फिर पांचवा था अनुशासन का अभाव। भारतीय जो सैनिक थे उनमें अनुशासन का अभाव था। उससे पता लगता है जैसे कि जब कभी वो जीतते थे, जैसे मेरठ से जब चले थे तो बीच में बहुत सारी जगह ऐसी थी उन्होंने लूट मार करना प्रारंभ कर दिया था। खाने के लिए लूट, चाहे
पैसे के लिए लूट, और इस लूट के कारण क्या उन्होंने जनसाधारण लोगों को अपने विरुद्ध कर लिया। तो इस प्रकार से ये भी कारण बना इनके असफलता का कारण। छठा है भारतीय राजाओं का अंग्रेजों को सहयोग, कि बहुत सारे ऐसे शासक थे जो उनके विरुद्ध लड़े थे, लेकिन बहुत सारे उनसे भी ज्यादा ऐसे शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो इनको जान लेना है। हैदराबाद, ग्वालियर, पटियाला, नाभा, जिंद, इंदौर, भोपाल, जोधपुर, कश्मीर, राजपूताना, नेपाल के शासन, इन सब ने जो है क्या की, अंग्रेजों की सहायता की। तो भाई उन्होंने सफल होना ही था। सातवां आता है अच्छे जनरलों का अभाव, कि भारतीयों के पास इतने अच्छे जनरल नहीं थे। अगर भारत के पास क्या क्या, बहादुर शाह जफर की बात करें, नाना साहिब, तांत्या टोडरमल और लक्ष्मीबाई, इनके विपरीत अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों में नील की बात करें, निकलसन की बात करें, लॉरेंस की बात करें, कैपलर, ये हैवलॉक, ये अधिक जो है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसलिए भी क्योंकि इनके पास अच्छे हथियार थे और अनुशासनता के साथ इन्होंने जो है कार्य किया, और अच्छे जनरल का अभाव होने के कारण भी हम जो है वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। आठवां आता है यातायात और संचार के साधनों का अभाव। इनके पास यातायात के साधन, यातायात की बात करें उस समय रेलवे जो है चल चुकी थी, तो रेलवे या फिर जो है दूसरा एक संचार का साधन टेलीफोन नहीं, उसमें तार हुआ करती थी। तो इसके द्वारा जो है सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और तार के जगह संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये बिल्कुल आसान था, जो भारतीयों के पास नहीं था। इसलिए भी ये हम असफल हुए। नौवां आता है दमन, कि दमन करने में जो है जो अंग्रेज अफसर थे उन्होंने दमन बहुत क्रूरता के साथ किया। इससे क्या हुआ, लोगों के बीच में उन्होंने डर बिठा दिया। तो इस प्रकार से जो डर था उस वजह से भी बहुत सारा जो आंदोलन था वो नहीं फैल सका, और इस प्रकार से हम असफल रहे। 10वां आता है अंग्रेजों की कूटनीति। अंग्रेजों ने इसे जो है एक कूटनीतिक चाल जो यहाँ पर चली थी, क्योंकि ये जो आंदोलन था, ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान, दोनों ने कंधे से कंधे मिलाकर जो है इसमें हिस्सा लिया था। बस यहीं से प्रारंभ हुआ था फूट डालो और राज करो की नीति। उन्होंने दोनों को भड़काया कि हिंदू आपके विरुद्ध ऐसा करना चाहते हैं, मुसलमान इस तरह से करना चाहते थे। मुसलमान को ये बताएगा कि हिंदू जो है वो राजगद्दी पर बैठना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं, और मुसलमानों को कहा गया उल्टा। तो इस प्रकार से ये भी एक जो है एक कारण बना हम हारने का। तो ये हो गया हमारा सेक्शन डी। अब आता है ई सेक्शन, जो इंपॉर्टेंट है और इसके संदर्भ में ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाला हूं। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के रेखा मानचित्र पर असहयोग आंदोलन के 5 केंद्रों को दर्शाएं। तो बहुत सारे केंद्र उस समय रहे थे, केंद्रों के नाम ये रहे। इनकी चर्चा जो है वो मैं पहले कर चुका हूं, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो केंद्रों की चर्चा जो है एक वीडियो के माध्यम से मैं कर चुका हूं, जो आएगा आपको, और वो हो रहेगा क्या, मानचित्र के समय असहयोग आंदोलन के केंद्र आपको बताना है। ये मैं आपको डाल चुका होगा, आपने मुझे सब्सक्राइब किया होगा तो उसमें ये वीडियो ऑलरेडी है, आपने देख लेना। बड़े अच्छे तरीके से मैंने बताया है कि कैसे आपने ये केंद्र बताने हैं, बड़ी अच्छी विधि के द्वारा, बिल्कुल आसान तरीके से आप उसको कर पाएंगे। इसी तरह से क्योंकि ये 24वां और 25वां क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएंगे, एक ही आपको करना है, एक ही मानचित्र आपको भरना है। तो ये डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे और उसी की जगह आपने इसको चिपकाना है कि मानचित्र को, और इस प्रकार से आपके पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए आपको इतनी बड़ी नहीं आता, आप छोटे तौर पर भी लिख सकते हैं, इतनी बड़ी लिखने की जरूरत है, इसका हाफ भी कर सकते हैं, लेकिन इनके नाम आने चाहिए, बस इतनी कर जो है रहेगी आपसे। तो ये मैंने इसलिए, ताकि आपको हर ये क्वेश्चन अगर छोटे क्वेश्चन की तैयारी करने तो उसके लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह से दूसरा जो पार्ट रहेगा वो है भारत के, ये 25वां क्वेश्चन होगा, 24 और 25 में से एक आपको करना होगा। 1857 इसके विद्रोह के मुख्य केंद्र, देखिए दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और दोनों में से एक जरूर किसी न किसी को आएगा ही आएगा आपके अभी सेकेंड टर्म के एग्जाम में। तो इससे संदर्भ में आप ये डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, और ये आपका जो है वो रहेगा मानचित्र, जो जिसकी वीडियो मैं आपको ऑलरेडी डाल चुका हूँ। आप देख लें और समझ लें कि कैसे आपने 1857 के, ये आएगा ही आएगा, बड़ा ख्याल रखना। पिछला भी बहुत इंपॉर्टेंट और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके अच्छे नंबर आएँ, और उसमें हम कितने सफल होंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना तो मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमेशा आप मुझे बड़े ध्यान से सुनते हैं। थैंक यू।